So, welcome to this lecture on a new topic, storage classes in C. In this topic, we will look at four different storage classes which are available in C. Basically, these four storage classes are named like auto, register, static, and extern. Question is, what actually a storage class is? Whenever we create a variable, each and every variable has a particular storage class attached to it. Unknowingly, when you were writing int x is equal to 10, whenever we created any ordinary integer variable or a float variable or any data type variable you have been creating, there existed a default storage class which was auto. तो जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके साथ एक डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास तो जुड़ी हुई होती थी जो आपको कभी मालूम नहीं थी। ठीक है, वो थी ऑटो स्टोरेज क्लास जो यहाँ लिस्ट में पहले नंबर पे लिखी है। मगर इस ऑटो के अलावा तीन और स्टोरेज क्लासेस भी होती हैं जो लिख के चेंज करके बनानी पड़ती हैं। ऑटो तो ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, सवाल ये है कि चार होती हैं ऑटो इज बाय डिफॉल्ट, ये करती क्या है? व्हाट change they bring in when we write register int x or when we write static int x or we write extern int x. तो मैं int x लिखूं, auto int x लिखूं, ये जो सारी चीजें हैं मतलब मैं auto int x टाइप करूं या मैं int x लिखूं, ये तो सेम ही बात है क्योंकि मैंने बताया auto storage class is the default storage class whether you type auto or you don't type auto, it is optional, it already exists. तो आपको आज से पहले शायद ये बात मालूम हो, कुछ क्वेश्चन नहीं भी मालूम होगी। ऑटो बिना लिखे भी होता है। आज तक जितने वेरिएबल्स आप बनाए थे आपने, आप उनके आगे AUTO टाइप कर देंगे, आपके कोड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि बिना लिखे भी ऑटो वहां पे मौजूद था। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, फिर इसके अलावा जो तीन और हैं, पहले तो ये देखते हैं कि वो लिखी कैसे जाती हैं। ऑटो के अलावा अगर तीन होती हैं तो वो कैसे लिख के बनाई जाती हैं। तो आपको चेंज करनी है स्टोरेज क्लास, तो आप रजिस्टर इंडेक्स भी लिख सकते थे। इससे क्या फर्क पड़ेगा वो आगे अभी स्लाइड में आपको बताऊंगा कि ऑटो इंडेक्स लिखने से क्या होता है, रजिस्टर इंडेक्स लिखने से क्या होता है, या कोई स्टैटिक इंडेक्स लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है, या हम एक्सटर्न इंडेक्स लिखें तो क्या हो जाता है। तो चार होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये चारों कुछ अलग ही रोल प्ले करती होंगी, तभी चार हैं। बाय डिफॉल्ट इज ऑटो, ऑटो लिखो या ना लिखो, इंटेक्स लिखो या ऑटो इंटेक्स लिखो, एक ही बात है। मगर अगर आपका दिल करे कि नहीं मुझे रजिस्टर बनाना है, मुझे स्टैटिक स्टोरेज क्लास लगानी है, तो स्टैटिक कीवर्ड, रजिस्टर कीवर्ड, एक्सटर्न कीवर्ड टाइप करके लिखना होता है। इट इज मैंडेटरी। ठीक है, अपने आप नहीं होता, लिखना पड़ता है। अब ये क्या बदलाव लाता है वो अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चार स्टोरेज क्लासेस हो गई। एक स्टोरेज क्लास की अगर हम बात करें तो हम स्लाइड में डेफिनेशन जो दी थी वो कहती है a storage class defines the scope and lifetime of a variable. तो ये स्कोप और लाइफ टाइम की जो बात आ गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही दो चीजें हैं कि एक स्टोरेज क्लास अगर ऑटो लिखी जाए या रजिस्टर लिखी जाए या स्टैटिक लिखी जाए या एक्सटर्न लिखी जाए, वेरिएबल के स्कोप में, वेरिएबल के लाइफ टाइम में फर्क पड़ जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये स्कोप क्या होता है, लाइफ टाइम क्या होता है ना। अब उसको समझ लेते हैं। तो चार तो ये होती हैं, ये आपको मैंने दिखा दिया था। अब देखते हैं कि फर्क क्या पड़ता है। व्हाट डिफरेंस अ स्टोरेज क्लास ब्रिंग्स इन। सो वी हैव अ स्टोरेज क्लास अटैच्ड विद एवरी वेरिएबल दैट वी क्रिएट। अ स्टोरेज क्लास टेल्स अस फोर थिंग्स। स्टोरेज क्लास को देख के आपको चार बातों का पता लग जाता है, वो अभी आगे प्रूव भी कर देंगे हम। बात नंबर वन, whenever a variable is created, where would the variable be stored? सवाल ये है मैं ऑटो इंटेक्स लिखूं या मैं रजिस्टर इंटेक्स लिखूं, क्या मेरा वेरिएबल एक ही ठिकाने पे स्टोर होता है या कोई अलग अलग जगहों पे स्टोर होता है। अलग अलग जगहों की बात करें तो स्टोरेज आपके पास क्या क्या है, आपके पास हार्ड डिस्क है, आपके पास पेन ड्राइव है, आपके पास मेन मेमोरी है, और आपके पास सीपीयू की खुद की मेमोरी जिसको कि सीपीयू रजिस्टर कहते हैं वो भी होती है। तो सवाल ये है कि वेरिएबल कहाँ पे सेव होगा, क्या वो सीपीयू रजिस्टर्स में सेव होगा या वो मेन मेमोरी में सेव होगा। ऑब्वियस सी बात है हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव पे तो नहीं होगा। ठीक है, जो भी वेरिएबल हम प्रोग्राम में बनाते हैं उसके लिए मेमोरी कहाँ पे अलॉट की जाएगी, मेन मेमोरी में
या सीपीयू की इंटरनल मेमोरी जिसको रजिस्टर्स कहते हैं उसमें। ठीक है, तो स्टोरेज क्लास इस बात पे प्रभाव डालती है, इस बात में इफेक्ट डालती है। पॉइंट नंबर 2, what initial value the variable will have. Say for example I create a variable int x, मैं x में कोई वैल्यू नहीं डाल रहा हूं, मैंने सिर्फ लिखा int x। तो जब मैं x में कोई वैल्यू डाल नहीं रहा हूं, x को रीड भी नहीं करूं और सिर्फ x को प्रिंट करूं, तो आपने देखा है उसमें गार्बेज वैल्यू मिलती है। ठीक है, मगर ये गार्बेज वैल्यू ना ऑटोमेटिक वेरिएबल में, रजिस्टर वेरिएबल में तो मिलती है। अगर आप स्टैटिक स्टोरेज क्लास लेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें गार्बेज नहीं, बाय डिफॉल्ट 0 से शुरुआत होती है। तो एक स्टोरेज क्लास इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल बनाया, डिक्लेयर किया, इनिशियल वैल्यू हमने कुछ नहीं डाली, तो क्या कंप्यूटर उसमें कोई इनिशियल वैल्यू रखता है? ऑटोमेटिक और रजिस्टर के केस में आप देखोगे वो गार्बेज रखता है, मगर स्टैटिक और एक्सटर्नल के केस में आप देखोगे कि वो जीरो वैल्यू लेके चलेगा, ग्लोबल वेरिएबल्स में जीरो लेके चलेगा। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा, इनिशियल वैल्यू वाला फर्क आपको स्टोरेज क्लास से पता चल जाएगा। बात नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, जो थोड़ा सा अभी मैं और आगे से एलैबोरेट करूंगा कि स्कोप क्या होता है, उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, वहां देखेंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ऑफ कोर्स द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। तो कुल मिला के एक स्टोरेज क्लास अगर कोई मुझे बता दे, यदि आप मुझे कहें कि सर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसकी स्टोरेज क्लास मैंने स्टैटिक ली है, तो मैं आपको 4 बातें उसके बारे में बता दूंगा। बात नंबर 1 ये बता दूंगा कि वो वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होगा। बात नंबर 2 कि बेटा उस वेरिएबल में अगर आप कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें 0 होगा। बात नंबर 3 इज द स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल, मैं बता दूंगा क्या स्कोप है, मैं बता दूंगा उसकी लाइफ टाइम क्या रहेगी। तो ये 4 बातें स्टोरेज क्लास का नाम सुनते ही क्लियर हो जाती हैं। तो इन चारों बातों में से पहली 2 बातें तो मैंने आपको थोड़ी समझाने की कोशिश की कि स्टोरेज तो 2 ही जगह पे हो सकता है, या तो मेन मेमोरी या सीपीयू रजिस्टर। तो कहाँ पे होगा, बात नंबर 1 है। Point number 2 is about initial value, कि if we create a variable, if we declare a variable and do not provide it any value, what initial value it will have? तो either it will have 0 or it will have garbage। तो क्या होगा, 0 होगा कि गार्बेज होगा, स्टोरेज क्लास को देख के पता चल जाएगा। स्कोप और लाइफ टाइम आगे की स्लाइड में समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तो इनिशियल वैल्यू वाली बात तो क्लियर होनी चाहिए कि मान लीजिए कोई वेरिएबल बनाऊं मैं ऑटो इंट एक्स। अब देखो एक्स को डिक्लेयर किया है, मगर एक्स में मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली है। मैं एक्स को प्रिंट करूं तो मुझे स्क्रीन पे क्या देखने को मिलना चाहिए, एक जंक वैल्यू या गार्बेज वैल्यू। तो आउटपुट देख लीजिए, अलग अलग मशीन पे अलग अलग आ सकता है। मैंने कुछ एक जंक वैल्यू डाल दी 34,222, मीनिंगलेस वैल्यू, है ना। तो आपकी मशीन पे भी ऐसा ही होगा। इफ यू क्रिएट ऑटो इंट एक्स, you will get to see garbage value if you do not provide any legal value to it। हाँ, आप कोई ऑटो इन टैक्स इज इक्वल टू 10 लिख दे तो ऑफकोर्स 10 नजर आएगा फिर, क्योंकि तो आपने 10 डाल दिया। आप 10 असाइन करोगे तो 10 ही दिखेगा, 1 असाइन करोगे 1 दिखेगा, -1 लिखोगे -1 दिखेगा। मगर अगर आप एक्स को ना कुछ दो, कोई वैल्यू ना दो, ठीक है, तो क्या दिखेगा, गार्बेज दिखेगा, क्योंकि स्टोरेज क्लास क्या है, ऑटोमेटिक। तो इनिशियल वैल्यू से क्या मतलब था, ये आपको समझाया। सेकंड बात आती है, मैं स्टैटिक इंडेक्स लिख दूं तो क्या होगा, ऑफ कोर्स आपको गार्बेज नहीं, आपको 0 देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टैटिक स्टैटिक स्टोरेज क्लास एक्स के अंदर गार्बेज हटा के उसमें बाय डिफॉल्ट 0 डाल देती है। तो फर्क पड़ा ना, इनिशियल वैल्यू में फर्क पड़ा। किस स्टोरेज क्लास से क्या फर्क पड़ता है, अभी चारों के बारे में कंपैरिजन आपको बताएंगे। तो इनिशियल वैल्यू का मीनिंग समझाया है यहाँ पे। आगे चलते हैं, देखते हैं स्कोप ऑफ अ वेरिएबल क्या कहता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक मेन फंक्शन है जिसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया y। y has been assigned a value 10, initial value of y is 10, and we have a clear screen function which is a routine statement. We generally use this on, especially on the old compilers. Then we have a function call that calls incr function, increment function। आप नीचे देखो मेन के, वो फंक्शन भी बनाया गया है, इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, मैंने नीचे उसकी बॉडी बनाई है। और इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया आई, मगर वो कैसा है, स्टैटिक। तो यहाँ पे 2 स्टोरेज क्लासेस एक साथ दिखाने की कोशिश की है मैंने। वाई की स्टोरेज क्लास क्या है, कुछ नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक। तो वाई के आगे कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, तो ये ऑटो इंट वाई के तरीके से माना जाएगा। आप ऑटो टाइप करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट है, आप टाइप कर लीजिए, बिना लिखे ऑटो ही होता है। तो यहाँ स्कोप समझाने के लिए मैंने क्या किया है, एक तो ऑटोमेटिक वेरिएबल ले लिया मेन में, और एक स्टैटिक वेरिएबल ले लिया
अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन में। अब मुझे बताओ कि ये जो y वेरिएबल है ये कहाँ बना है? ये तो मेन के अंदर बना है ना, ये वेरिएबल मेन के अंदर बना है। मगर अगर इसकी प्रिंटिंग मैं नीचे वाले फंक्शन में जाके करने की कोशिश करूं तो क्या होना चाहिए? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, similarly I have a static variable I that is created inside incr. It can be incremented in incr, it can be printed in incr, but what if I try to print this I in main? बनाया यहाँ पे, प्रिंटिंग यहाँ कर रहा हूँ, डिक्लेयर यहाँ किया, प्रिंटिंग यहाँ कर रहा हूँ। देखो y की प्रिंटिंग यहाँ पे करते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर y की प्रिंटिंग नीचे करूं तो क्या प्रिंटिंग होगी? i की प्रिंटिंग यहाँ तो हो जाएगी, मगर i को एक्सेस यहाँ पे करने की कोशिश करूं तो क्या वो एक्सेस होगा? ये सवाल है। तो जवाब क्या है? एरर आ जाएंगे। एरर क्या आया? I was not declared in this scope, y was not declared in this scope। मतलब क्या कह रहा है? यहाँ पे आप जो y एक्सेस कर रहे हैं इसका यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, इस स्कोप में y डिक्लेयर्ड नहीं है, y तो ऊपर डिक्लेयर्ड है। और लाइकवाइज i यहाँ पे कैसे एक्सेस कर रहे हो? i तो यहाँ डिक्लेयर्ड है। तो आपको नहीं लगता कि y का स्कोप इज लोकल टू द मेन ओनली और i का स्कोप इज लोकल टू दिस फंक्शन ओनली? तो स्टैटिक वेरिएबल हो या ऑटोमेटिक वेरिएबल हो, इनका स्कोप कहाँ होता है? इनका स्कोप वहां तक होता है जहां पे ये डिक्लेयर्ड है। मतलब y की जो विजिबिलिटी है, स्कोप को विजिबिलिटी भी बोलते हैं। अगर आपने पीछे ध्यान दिया हो तो एक जगह पे मैंने स्कोप के आगे विजिबिलिटी लिखा था, अभी दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं था वो। स्कोप के आगे देखिए यहाँ विजिबिलिटी वर्ड यूज हुआ था कि स्कोप को विजिबिलिटी भी बोलते हैं। तो अगर विजिबिलिटी की ही हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हमने आपको क्या बताया कि y की जो विजिबिलिटी है वो मेन तक सीमित है। मेन फंक्शन के बाहर y एक्सेसिबल नहीं है, विजिबल नहीं है, उसका स्कोप यहाँ नहीं है। उसी तरीके से स्टैटिक वेरिएबल पे भी वही बात लागू होती है। स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप भी क्या है? लोकल टू दी ब्लॉक ही है जहां पे वो बना है। उस ब्लॉक के बाहर अगर स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट कराओगे मेन में तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, वो आपको एरर प्रोड्यूस करेगा। तो ये था स्कोप का मीनिंग जो मुझे आपको समझाना था, स्कोप ऑफ वेरिएबल। अभी आगे सारी स्टोरेज क्लासेस के स्कोप को हम देखेंगे। फिर बात करते हैं लाइफ टाइम से क्या मतलब होता है। तो लाइफ टाइम की बात करें अगर, तो आप यहाँ पे देखिए मेन के अंदर कोई वेरिएबल नहीं बनाया गया, मेन में सिर्फ क्लियर स्क्रीन है। INCR फंक्शन जो कि नीचे लिखा है उसे 2 बार कॉल किया है, डेलिबरेटली 2 बार मैंने उसे कॉल किया है। और INCR फंक्शन में एक स्टैटिक वेरिएबल लिया i, कोई वैल्यू दी क्या है इसको? i को मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, ये दिखाने के लिए कि इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू टू i स्टिल इट विल हैव अ लीगल वैल्यू 0। i में अगर आप कुछ वैल्यू नहीं डालेंगे, क्योंकि स्टोरेज क्लास स्टैटिक है, तो ये गार्बेज नहीं, ये 0 से शुरू होगा। और आप इस INCR फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, i बनेगा, i को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा? 0। फिर i बढ़ जाएगा, i कितना हो जाएगा? प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा। फंक्शन का काम खत्म होगा, आप इस फंक्शन से बाहर निकल के मेन में वापस लौट जाएंगे। जब आप वापस आएंगे तो INCR का फिर से सेकंड टाइम कॉल आ जाएगा। ये पहला कॉल था, अब सेकंड टाइम कॉल आ गया। तो जब सेकंड टाइम कॉल आएगा आप फिर यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आओगे तो एक नया आई नहीं बनेगा, आई रिपीट, एक नया आई नहीं बनेगा, क्योंकि जब पिछले चक्कर इसमें आए थे, जो आई बनाया था, जिसको कि आपने प्रिंट किया था और बढ़ाया था, वो आई अभी जिंदा है। मतलब लाइफ टाइम उसका जिंदा है। आप यहाँ पे वापस आए हैं, इट इज स्टिल अलाइव व्हेन यू कॉल दिस फंक्शन सेकंड टाइम एंड यू कम हियर, नो न्यू आई विल बी क्रिएटेड, द ओल्ड आई which you modified and it became 1 still exists। तो अब की बार जब प्रिंटिंग होगी तो क्या आएगा? 1 प्रिंट होगा, 0 नहीं। क्योंकि अगर ये मर गया होता और आप दोबारा अंदर आते तो ये दोबारा पैदा होता, दोबारा जन्म लेता, उसकी वैल्यू फिर 0 से शुरू होती तो 0 देखने को मिलता, मगर ऐसा नहीं होगा। जो पिछला 0 से 1 बना था वो आई जिंदा मिलेगा और आपको आउटपुट में 0 और 1 देखने को मिलेगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ टाइम ऑफ स्टैटिक वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, वैल्यू ऑफ आई परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स मींस वेरिएबल वाज अलाइव, वो वेरिएबल मरा नहीं था। मगर अगर अपने कोड में से स्टैटिक कीवर्ड आप हटा देते हैं
अगर आप ये स्टैटिक कीवर्ड हटा के यहाँ पे ऑटो लिख देते हैं तो पहली चीज ऑटो को फिर 0 वैल्यू दे देना, नहीं तो गार्बेज से शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप अगर ऑटो लिखोगे और यहाँ पे मान लो 0 दे भी दोगे तो वो 0 प्रिंट करके 1 बनेगा। जैसे ही आप फंक्शन से बाहर निकलेंगे ऑटोमेटिक वेरिएबल मर जाता है। मतलब आप सेकंड टाइम INCR कॉल करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो एक नया ऑटोमेटिक वेरिएबल बनता है। ठीक है, पुराना वाला मर चुका होता है, मगर स्टैटिक वेरिएबल मरता नहीं है, उसकी लाइफ टाइम ऑटोमेटिक से ज्यादा होती है। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल्स किस काम में आते हैं, अभी स्टैटिक पढ़ाऊंगा तुम्हारा समझ में आएगा, ये बहुत काम की चीज है। कई बार हम चाहेंगे कि हमारा वेरिएबल जिंदा रहे, उसकी वैल्यू वो याद रखे। ठीक है, तो स्टैटिक की जरूरत अक्सर पड़ती है, अभी आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे पड़ती है। तो ये तो लाइफ टाइम समझाने वाली बात थी कि लाइफ टाइम से क्या मतलब है कि एक वेरिएबल अगर किसी फंक्शन में बना तो फंक्शन खत्म होने पे क्या वो वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा? स्टैटिक तो नहीं होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। रजिस्टर भी खत्म हो जाएगा, स्टैटिक नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो लाइफ टाइम की बात, तो स्कोप समझाया, लाइफ टाइम समझाया, इनिशियल वैल्यू और स्टोरेज पॉइंट समझाए। अब देखते हैं जो 4 स्टोरेज क्लासेस हैं। The first one is automatic, second is register, third is static, and fourth is external. So they have their different keywords also. We write automatic for auto, or sorry, auto for automatic. Keyword is auto. Storage class name is automatic. तो जब कोड में लिखना होता है, प्रोग्राम में लिखना होता है, तो आप AUTO लिखते हो छोटे अक्षर में, आप पूरा वर्ड नहीं लिखते हो। तो कीवर्ड जो है वो ऑटो है। रजिस्टर्स कीवर्ड इज स्मॉल केस रजिस्टर। स्टैटिक अगेन इन स्मॉल केस। एक्सटर्नल का कीवर्ड एक्सटर्न है, AL नहीं लगता है। सो दीज आर द कीवर्ड्स। इफ यू टॉक अबाउट स्टोरेज लोकेशंस, देखो 4 बातें बोली थी ना, स्टोरेज लोकेशन, डिफॉल्ट वैल्यू, स्कोप और लाइफ टाइम। मैंने आपको स्लाइड में क्या बताया था पीछे, मैंने आपको बताया था कि 4 बातों का पता चल जाता है एक स्टोरेज क्लास को देख के। एक तो हो गया स्टोरेज लोकेशन, दूसरी हो गई इनिशियल वैल्यू, और स्कोप और लाइफ टाइम। तो ये 4 बातों का जो पता चलता है उसका कंपैरेटिव चार्ट यहाँ पे दिया है। ये चार्ट क्या कहता है उसको समझा रहे हैं कि स्टोरेज लोकेशन ऑफ ऑटोमेटिक इज मेन मेमोरी। रजिस्टर स्टोरेज क्लास, वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन CPU रजिस्टर्स। स्टैटिक अगेन मेन मेमोरी, एक्सटर्न अगेन मेन मेमोरी। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में देखो 3 की लोकेशन तो मेन मेमोरी ही है। सिर्फ रजिस्टर वेरिएबल्स के लिए लोकेशन रजिस्टर लिखी हुई है, CPU रजिस्टर लिखी हुई है। अभी इसके बारे में और भी आपको कुछ बताऊंगा चीजें, पहले ये वाला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। इनिशियल वैल्यू फॉर ऑटोमेटिक वेरिएबल्स विल बी गार्बेज, फॉर रजिस्टर वेरिएबल्स विल अगेन बी गार्बेज, फॉर द अदर टू इट विल बी जीरो। तो इनिशियल वैल्यू के बारे में यहाँ जो बात लिखी है, किस स्टोरेज क्लास की क्या इनिशियल वैल्यू होगी आप देख सकते हो। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये जरा जो CPU रजिस्टर है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको ये बताया गया होगा कि योर प्रोसेसर, द प्रोसेसर चिप दैट वी हैव इन आवर कंप्यूटर इज वेरी फास्ट, एंड आवर प्रोसेसर सिंस इट इज वेरी फास्ट, इट डज नॉट फील लाइक इंटरेक्टिंग विथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली। हमारा प्रोसेसर बहुत तेज है, इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव बहुत स्लो हैं। तो प्रोसेसर इस स्लो से बात नहीं करना चाहता, स्लो डिवाइसेस से वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। तो प्रोसेसर क्या चाहता है, वो कहता है बीच में रैम लगाओ और रैम के भी बीच में कैश मेमोरी लगा दो, ताकि मैं एक फास्ट मेमोरी से बात करूं और मेरे को जो डाटा चाहिए वो फास्ट मेमोरी से उठाऊंगा, हार्ड डिस्क से डाटा मैं नहीं लेने जाऊंगा। तो मेन मेमोरी बीच में लगा दिया आपने, ये रही मेन मेमोरी। ठीक है, अब इन मेन मेमोरी के अलावा CPU की खुद की भी एक मेमोरी होती है। जो आप प्रोसेसर खरीद के लाते हो, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा 32 बिट प्रोसेसर, 64 बिट प्रोसेसर, है ना। अक्सर लोग बोलते हैं हमारा माई कंप्यूटर इज 64 बिट कंप्यूटर। तो ये 64 बिट का क्या मतलब होता है कि योर कंप्यूटर कैन प्रोसेस 64 बिट डेटा इन वन CPU साइकिल। अब सवाल है कि सर व्हाट इज दिस CPU साइकिल। तो आपके जैसे इंसानी शरीर में हार्ट होता है, हम सबके पास एक दिल होता है जो धड़कता है, और जब वो धड़कता है तो जो पल्स चलती है वो पूरी बॉडी के अंदर खून पहुंचता है और हम हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हम जिंदा रहते हैं, हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स काम करते हैं। उसी तरह से CPU के पास भी एक क्लॉक लगी होती है। वो क्लॉक जो होती है वो समझ लीजिए सब IO डिवाइसेस के लिए ना धड़कन पैदा करती है, मतलब उन IO डिवाइसेस को जिंदा रखती है। ठीक है, तो CPU के जो रजिस्टर हैं वो क्या कहते हैं कि अगर मान लो 64 बिट
की बात करूं, 64 बिट सीपीयू समझा रहा था मैं आपको, तो एक बार जब क्लॉक पल्स आती है तो सीपीयू क्या करता है, 64 बिट्स को प्रोसेस करता है। अब कभी सोचा है कि जैसे इंसान का दिल 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता होगा? तो अगर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कह सकते हैं चलिए 60 में से 50 बार धड़कता होगा, 50 टाइम्स वो सिस्टोलिक डायस्टोलिक मूवमेंट्स आते होंगे। मैं देखो साइंस का बहुत ज़्यादा मुझे साइंस नहीं पता, आप चेक कर लेना गूगल पे, मगर इससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, जब आप डरे हुए होते हैं तो शायद धड़कन बढ़ जाती है और थोड़ा फास्ट रिदम हो जाता है हार्ट का, मगर फिर भी 100 तो नहीं होता, हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा हो जाता है वो, है ना। तो लिमिटेड टाइम है। मगर सीपीयू के दिल की बात करें कि वो कितनी बार धड़कता है 1 सेकंड में, तो कोई रफ फिगर का एस्टिमेट अगर आप लगाने जाएंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि वो ट्रिलियन ट्रिलियन टाइम्स पर सेकंड धड़कता है। समझ रहे हैं? मिलियंस ऑफ टाइम्स, क्योंकि सीपीयू की स्पीड आप किस में नापते हो? गीगाहर्ट्ज। हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी मेजर करनी हो तो हर्ट्ज में करते हो ना। तो गीगाहर्ट्ज में स्पीड है, क्वाड कोर और ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं। मतलब आपका प्रोसेसर एक बार जब सीपीयू साइकिल मिलती है तो वो 64 बिट प्रोसेस करता है, और 1 सेकंड में उसको सीपीयू साइकिल कितनी बार मिलती है? मिलियन टाइम्स। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड आपके सीपीयू की स्पीड है। ठीक है, तो सीपीयू का डाटा अगर सीपीयू के रजिस्टर में डाल दिया जाए तो इसको कहीं से मंगाना नहीं पड़ेगा। मतलब डाटा को मेन मेमोरी से मंगाने में समय लगता है ना, और डाटा अगर सीधे सीपीयू के रजिस्टर में ही आ जाए तो बहुत बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी, सब कुछ सीपीयू रजिस्टर में ही अवेलेबल होगा, है ना। तो फिर आप कहोगे सर मजा आ गया, सब कुछ सीपीयू रजिस्टर में रख लेते हैं, मेन मेमोरी करनी ही क्या है। मतलब मैं जितने भी वेरिएबल बनाऊंगा उनको मैं कैसा बनाऊंगा, मैं उनको रजिस्टर लिख के बनाऊंगा। मतलब उसके आगे कीवर्ड कैसा लिखूंगा, जो मैंने आपको स्क्रीन पे शुरू में दिखाया था ना, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रजिस्टर इंडेक्स, मैं ऐसा लिख के बनाऊंगा। मगर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब आप अपने वेरिएबल के आगे रजिस्टर इंडेक्स लिखते हैं तो ये एक रिक्वेस्ट होती है, ये कोई ऑर्डर नहीं होता है। आप कंप्यूटर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे एक्स को अपने मेन सीपीयू रजिस्टर में जगह दे दो। मेन मेमोरी में डिक्लेयर करने के बजाय मेरे एक्स को कहाँ बना दो? अपने रजिस्टर के अंदर बना लो, ताकि प्रोसेसिंग फास्ट हो सके। मगर आपका सीपीयू आपकी बात को ये ऑर्डर नहीं मानेगा, ये रिक्वेस्ट मानेगा, और बहुत सारी टाइम आपकी इस रिक्वेस्ट को वो सुनेगा भी नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि जो प्रोसेसर लगा है और उसके जो रजिस्टर्स हैं वो सी प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बनाए गए हैं और उसी के लिए काम में नहीं लगे, उसके पास और भी बहुत जरूरी काम है जो करने हैं। तो रजिस्टर्स खाली होंगे ये क्या गारंटी है? अगर सीपीयू रजिस्टर्स बिजी हैं किसी और वाइटल काम को करने में और इंपॉर्टेंट काम को करने में तो वो खाली नहीं होंगे। तो उस केस में क्या होगा? आपकी ये जो रजिस्टर लिखने पर आपकी रजिस्टर रिक्वेस्ट को वो अनसुना कर देगा, अनदेखा कर देगा। तो अगर उसने अनदेखा किया तो आप जो चार्ट देख रहे थे उस पर वापस चलते हैं। उस कंपैरेटिव चार्ट में आप देखिए, ऑटोमेटिक में और रजिस्टर में फर्क तो सिर्फ इसी जगह पे है ना। अगर रजिस्टर बिजी हुए, रजिस्टर खाली नहीं हुए, तो आपकी रजिस्टर लिखने वाली रिक्वेस्ट नजरअंदाज कर दी जाएगी और आपका वेरिएबल ठीक ऑटोमेटिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। और कंप्यूटर आपको कुछ फोन करके नहीं बताएगा कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट नहीं सुनी है, वो चुपचाप बिना कुछ बताए आपके वेरिएबल को मेन मेमोरी में रख देगा, अपने रजिस्टर में नहीं रखेगा। रजिस्टर्स में ना रखने की दूसरी कंडीशन क्या होती है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। फर्स्ट कंडीशन तो मैंने बता दी कि आपने लिखा रजिस्टर, रिक्वेस्ट की कि रजिस्टर में रख दो मेरे एक्स को, उसने बोला रजिस्टर खाली नहीं है और मेन मेमोरी में भेज दिया। कई बार क्या होता है कि रजिस्टर साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू योर डेटा। आपसे अगर मैं पूछूं कि 16 बिट मशीन पे एक डबल डेटा टाइप वाला वेरिएबल कितनी मेमोरी लेता है, तो आपका जवाब होना चाहिए लॉन्ग डबल वेरिएबल 10 बाइट्स लेता है। एक लॉन्ग डबल वेरिएबल 10 बाइट्स लेता है। 10 बाइट्स में कितनी बिट्स हो गई? एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो 10 में 80 बिट्स हो जाएंगी। मगर 32 बिट सीपीयू का साइज, रजिस्टर का साइज कितना है? 32 बिट। क्या उसमें 10 बाइट डाटा आ सकता है? आ ही नहीं सकता। तो आप रजिस्टर लॉन्ग डबल एक्स कुछ वेरिएबल बनाएंगे और आप उम्मीद करेंगे कि वो सीपीयू रजिस्टर में रखा जाएगा, तो कभी भी नहीं रखा जाएगा। बिकॉज द साइज ऑफ रजिस्टर वॉज 64 bit only or maybe 32 bits, and your request
नीड्स एटलीस्ट 10 बाइट्स मेमोरी। तो उस केस में भी क्या होगा, आपकी रजिस्टर रिक्वेस्ट को, बार बार मैंने वर्ड रिक्वेस्ट यूज किया है, उसको सीपीयू नहीं मानेगा एंड योर वेरिएबल विल बी स्टोर्ड वेयर, इन मेन मेमोरी ओनली। स्टैटिक मेन मेमोरी में ही होता है, एक्सटर्नल भी मेन मेमोरी में ही होता है। हाँ, फर्क क्या आ गया, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट दे हैव गार्बेज वैल्यू, रजिस्टर वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट दे हैव गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो ये तो अभी दो बातें बताई हैं आपको चारों स्टोरेज क्लास के बारे में। फर्स्ट थिंग इज स्टोरेज लोकेशन, सेकंड इज द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब बात आती है स्कोप और लाइफ टाइम। चारों का स्कोप लाइफ टाइम क्या कहता है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक स्टोरेज की बात करें, तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ, स्टोरेज मेन मेमोरी है, वैल्यू गार्बेज है। स्कोप और लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो स्कोप ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल इज लोकल टू द ब्लॉक वेयर इट इज डिक्लेयर्ड, एंड लाइफ टाइम टिल द कंट्रोल रिमेन्स इन द ब्लॉक। इस चीज को मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको समझाया था। ये जो एग्जाम्पल यहाँ था, इसमें क्या दिखाया था, ये कैसा वेरिएबल है, ऑटोमेटिक वेरिएबल, वाई इज ऑटोमेटिक वेरिएबल। तो इसका स्कोप क्या था, सिर्फ मेन में। इसका स्कोप मेन में तो था, मगर वाई को यहाँ प्रिंट करा रहे थे तो क्या बोल रहा था कि स्कोप से बाहर प्रिंटिंग हो रही है, ये नहीं चलेगा, एरर दे रहा था। मतलब वाई का स्कोप क्या था, लोकल टू द ब्लॉक वेयर वाई इज डिक्लेयर्ड। जो मैंने इंग्लिश बोली, लोकल टू द ब्लॉक वेयर वाई इज डिक्लेयर्ड, वही यहाँ पे लिखी हुई थी, आप देखिए, लोकल टू द ब्लॉक वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। स्कोप तो यही हो गया। फिर लाइफ टाइम के बारे में आपको क्या बताया था, लाइफ टाइम वाला एग्जांपल मैंने ये लिया था कि स्टैटिक वेरिएबल बाहर जाने पे मरा नहीं था, वो जिंदा था, उसने 0 के बाद 1 किया। इफ इट वुड हैव बीन ऑटोमेटिक वेरिएबल तो वो मर जाता, दोनों बार 0 0 आता। प्रोवाइडेड आप इनिशियलाइज कर देते 0, तो दोनों बार 0 0 आता। तो ऑटोमेटिक का लाइफ टाइम क्या था, जब तक इस फंक्शन में चल रहे थे वेरिएबल जिंदा था, बाहर निकले तो मर गया। मगर स्टैटिक वेरिएबल नहीं मरता है, तो स्टैटिक का लाइफ टाइम अलग है, ऑटोमेटिक का लाइफ टाइम अलग है। तो ऑटोमेटिक का लाइफ टाइम क्या है, पढ़ लीजिए। ऑटोमेटिक का लाइफ टाइम कहता है जब तक आपका कंट्रोल उस ब्लॉक में रहता है जहां वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, तब तक वेरिएबल जिंदा रहेगा। बाहर निकलते ही, जैसे ही आपका उस फंक्शन से काम खत्म होगा, आपका वेरिएबल मर जाएगा। तो बहुत बार आपको ऐसा ही करना पसंद होगा, आप चाहेंगे कि वेरिएबल तब तक मेमोरी ले जब तक मेरा फंक्शन में काम चल रहा है, फंक्शन से काम खत्म हो, मेमोरी फ्री हो जाए, ताकि मेमोरी को किसी और इंपॉर्टेंट काम में यूज करूं। मगर कई बार आप ऐसा नहीं भी चाहेंगे, तो उसके लिए भी दिखाते हैं आपको। अच्छा, रजिस्टर स्टोरेज क्लास की बात करें, तो ये जो स्टैटिक और रजिस्टर वाली दो स्लाइड आप देख रहे हो, सिर्फ आप ध्यान दो, ये पहली लाइन जहां सीपीयू रजिस्टर लिखा है, ऑटोमेटिक के केस में मेन मेमोरी है, नीचे के 3 पॉइंट हु बहू वही हैं, गार्बेज गार्बेज, local to the block, local to the block, till the control remains in the block and till the control remains in the block। मतलब ऑटोमेटिक और स्टोरेज रजिस्टर स्टोरेज क्लास में कहां फर्क आया, पॉइंट नंबर 1 पे। ऑटोमेटिक मेन मेमोरी में स्टोर होता है, रजिस्टर की रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज रजिस्टर में कर दो। योर सीपीयू मे स्टोर योर वेरिएबल इन द रजिस्टर्स if the registers are free and your data can be accommodated, else there is no difference between automatic and register storage class, both are same। एक ही डिफरेंस है स्टोरेज लोकेशन का, बाकी 3 पॉइंट तो सेम है। ठीक है, तो ये दो स्टोरेज क्लास में तो कोई खास फर्क नहीं है। लेट अस लुक एट द थर्ड स्टोरेज क्लास विच इज स्टैटिक। तो स्टैटिक के बारे में पहली बात क्या फर्क आ जाती है कि अगर इनिशियलाइज नहीं करते हो तो उसमें 0 होता है, वो मेन मेमोरी में स्टोर होगा, ये तो सबके बारे में बताया। सीपीयू रजिस्टर में तो सिर्फ रजिस्टर वेरिएबल्स की रिक्वेस्ट होती है, बाकी तो मेन मेमोरी में ही आते हैं। स्कोप का एग्जांपल शुरू में दिया था, स्कोप लोकल टू दी ब्लॉक की है। आपको मैंने इस एग्जांपल में याद हो तो दिखाया था कि जो स्टैटिक वेरिएबल है जिसको आपने आईएनसीआर में बनाया है, इस आई वेरिएबल को यहाँ तो प्रिंट करा सकते थे, मगर मेन में प्रिंट कराओगे तो प्रिंट नहीं होगा। मतलब इसका स्कोप क्या है, लोकल टू दी ब्लॉक है। तो स्टैटिक का स्कोप क्या होता है, लोकल टू दी ब्लॉक। तो इंग्लिश पढ़ लीजिए, वहां पे यही लिखी मिलेगी आपको। स्टैटिक के स्कोप को पढ़ेंगे तो क्या है, लोकल टू दी ब्लॉक। लाइफ टाइम बता चुका हूँ, वेरिएबल मरता नहीं है, जिंदा रहता है। वैल्यू परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, ऐसा ही होगा। तो दिस वाज अबाउट स्टैटिक स्टोरेज क्लास। यही एग्जांपल आपको मैंने दिया था, वेरिएबल मरता नहीं है, वैल्यू पहली बार में अंदर आते हैं फंक्शन में, वेरिएबल क्रिएट होगा, बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा, प्रिंट करोगे तो 0 प्रिंट होगा। देन यू इंक्रीमेंट आई, इट बिकम्स 1, you leave the function and you go back to main and you call the function for the second time. Your new I will not be created because the old I still exists, it is still alive, and whatever value you made it, you provided it to it, to the variable, it was 1, आपने modify किया था ना लास्ट रन पे,
So same value you can see it will be printed here. तो स्टैटिक के बारे में ये बात थी. अब आ गई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जिससे कहते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास. कीवर्ड यूज होता है एक्सटर्न. इसमें स्टोरेज तो मेन मेमोरी है, डिफॉल्ट भी 0 है, स्कोप इसका ग्लोबल है, लाइफ टाइम इसका एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डज नॉट कम टू एन एंड. ये बेसिकली क्या है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, इसके बारे में आपको बताता हूं. होता क्या है कि आप दो प्रोग्राम फाइल्स बना सकते हो, प्रोग्राम फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2. फाइल नंबर 1 में मैंने कोई वेरिएबल बनाया x, उस x को मैंने मॉडिफाई करके कोई वैल्यू दे दी. अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे x को मैंने मॉडिफाई किया है ये वैल्यू मेरी फाइल नंबर 2 में यूज हो सके. तो फाइल नंबर 2 में मैं क्या डिक्लेरेशन लिखूंगा, एक्सटर्न इंट x. एक्सटर्न इंट x लिखने से क्या होगा, फाइल नंबर 2 में कोई नया x नहीं बनेगा, कोई नया x नहीं बनेगा, बल्कि फाइल नंबर 2 फाइल नंबर 1 वाले x की मॉडिफाइड वैल्यू को यूज कर पाएगी. तो सोर्स क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया ना. तो इसका मैं डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको एक कोड से डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे बेसिकली काम करता है. स्कोप इसका ग्लोबल है क्योंकि वेरिएबल बना किसी और फाइल में होगा और एक्सेस किसी दूसरी फाइल में हम करेंगे. दो अलग सी प्रोग्राम होंगे, एक में वेरिएबल बनाऊंगा और एक में उसको यूज करूंगा, ऐसा हो जाएगा, आपको दिखाऊंगा करके. ठीक है, तो वहां पे ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज होगी. एग्जाम में कई बार ऑटो और स्टैटिक का कंपैरिजन पूछ लिया जाता है. तो ऑटोमेटिक स्टोरेज लोकेशन इज मेन मेमोरी, स्टैटिक की भी वही होती है. इसकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज है, इसकी 0 है. स्कोप इज लोकल, इसका भी स्कोप इज लोकल टू दी ब्लॉक है, मगर लाइफ टाइम में फर्क है. लाइफ टाइम टिल दी कंट्रोल रिमेन्स इन दी ब्लॉक है, मगर इसमें वैल्यू परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स है. तो अब सोचने की बात ये आती है कि स्टैटिक की वैल्यू जिंदा रहने, वेरिएबल जिंदा रहता है और वैल्यू को गिनता रहता है, मतलब वैल्यू जिंदा बची रहती है. देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाया था तो बाय डिफॉल्ट उसमें गार्बेज था, आपने उसको प्रिंट कराया, उसको इंक्रीमेंट किया, आप बाहर निकले, वेरिएबल मर गया. आपने फिर से INCR कॉल किया, फिर वापस आए, एक नए आई ने जन्म लिया, वो नए आई की कुछ और गार्बेज आई, नई वैल्यू, और वो प्रिंट हुई. पुरानी वैल्यू उसको नहीं याद है. मगर इसमें आई जब बना तो पहली चीज 0 से बना, प्रिंट हुआ, 1 बन गया, आप बाहर निकले, वेरिएबल नहीं मरा, आप दोबारा अंदर आएंगे, पुराना वेरिएबल जिंदा है, उसकी वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी. तो ये स्टैटिक वेरिएबल कब यूज होता है, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आप मुझे ये काउंट करके बताओ कि आपके एक वेब पेज पे कितने विजिटर्स आज तक आ चुके हैं. तो आपको एक ऐसा वेरिएबल रखना होगा जो जिंदा रहे, जो काउंटिंग गिनता रहे और वो बार बार ना मर जाए, वो जिंदा रहे. पहला यूजर आया 0 हो जाए, प्लस प्लस करके 1 बना दे, फिर अगला यूजर आए तो 2, फिर अगला यूजर आए तो 3. तो एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो जब जब मेरा फंक्शन कॉल हो वो जिंदा रहे. ठीक है, तो उसके लिए स्टैटिक की जरूरत पड़ती है. ये वेरिएबल अपनी पुरानी वैल्यू को याद रख पाता है क्योंकि ये मरता नहीं है, ये जिंदा रहता है. ठीक है, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट स्टोरेज क्लासेस. 4 ही स्टोरेज क्लासेस थी, जो कुछ था बेटा बता दिया. इतना ही था आपको बताने के लिए.